हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो सेकेंड ईयर की है फिटर का, और उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 75 क्वेश्चन है। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है, ड्राइंग के क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन है ना। चारों चैप्टर मिला के आपके टोटल 75 क्वेश्चन है। और साथ ही ये जो आपके यूज़फुल हैं, यूज़फुल आपके इसरो के लिए है, डीआरडीओ के लिए है, बार्क के लिए है। बार्क बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एनपीसीआईएल का है। ये भी आपका डीआई के अंदर दोनों आते हैं। ये आपका वेल हो गया, जो भी करंटली वैकेंसी आई हुई है वेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और जो भी दूसरे आपके एग्ज़ाम्स जो टेक्निकल बेस्ड होते हैं, जैसे आपका एनसीएल होता है, एनएफसी होता है, और आपके सीएसआईआर के बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, ईसीआईएल की वैकेंसीज होती है, उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी होती है। तो ये जितनी वैकेंसी टेक्निकल बेस्ड पे वैकेंसी आती है, टेक्निकल बेस्ड जो वैकेंसी आती है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है ना। इससे पहले क्या है, हम दूसरा चीज़ आपका क्या है, ये आपका दोनों के दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना। सो हिंदी में भी है, और जिनको समस्या है हिंदी नहीं समझ आती है तो उनके लिए इंग्लिश भी है ना। इस चीज़ का है। तो और जो बंदे ऑलरेडी हिंदी जिनको आता है उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों, और इंग्लिश जिनको आता है उनके लिए हिंदी भी आ जाएगा, तो नया चीज़ है, दोनों के दोनों पता चल जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो ये आपका पेपर जो हुआ था आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 को CTS का क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा जो फिटर का हुआ था, उसका है पेपर है ना। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज, है ना। सो आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो जो होता है रिंगिंग होता है ना। A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो आपको उसके लिए स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। सो A4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर क्रोमियम स्टील। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ साइन बार। साइन बार की विशेषता क्या होती है, तो जो आपका रोलर होता है उसका सेंटर से दूरी लिया जाता है ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स। ये आपका हो जाएगा A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोलर्स के केंद्र बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वही आपका साइन बार का स्पेसिफिकेशन होता है, लेंथ से लिया जाता है बेसिकली। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विच वन फॉर्म द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल वाइल चेकिंग द साइन बार। मतलब हाइपोटेनियस बनाने का बात कर रहा है ना। तो आपका ये साइन बार जो होता है, साइन बार की लंबाई जो है वही आपका बनाता है हाइपोटेनियस, है ना। तो साइन बार लेंथ हो जाएगा। बाकी ये स्लीप गेज होती है, इधर जो बैठता है ये स्लीप गेज होता है, और यहाँ पे आपका साइन बार लगता है ना। A3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइन बार की लंबाई। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेजर सरफेस क्वालिटी शोन इन द फिगर, है ना। चित्र में दिखाया गया सतह की गुणवत्ता मापने वाले उपकरण का नाम क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है ना। तो ये आपका A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है ना। अगला क्वेश्चन है आपका छठा नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका है, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज क्वान्टिटी इज होनिंग ऑपरेशन, है ना। सो जो होनिंग ऑपरेशन होता है उसमें बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है, उसके बारे में पूछा है। तो मैनुअल स्ट्रोकिंग देने का मेन जो रीज़न होता है वो होता है कम टॉलरेंस रखने के लिए, है ना। टू कीप क्लोज टॉलरेंस, है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है आपका, विच ग्रेड स्लिप गेज इज़ यूज फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। टूल रूम के लिए पूछ रखा है, तो प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे देखेंगे तो सबसे पहले आपका रेफरेंस का आता है ना। तो ये ग्रेड 0 जो होता है रेफरेंस होता है, ये कैलिब्रेशन का होता है, और ये आपका टूल रूम का होता है। जो A1 है ना, ग्रेड 1 यही आपका टूल रूम का होता है। ग्रेड 2 जो होता है आपका, ये आपका वर्कशॉप के लिए होता है ना। सो A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 8 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो आपका जो स्लिप गेज होता है उसका जो टूल होता है हाई ग्रेड स्टील का होता है ना, मटेरियल जो होती है। सो हाई ग्रेड स्टील A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट साइमल्टेनियसली, यानी कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन उस उपकरण द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता है और पारस्परिक क्रिया करता है, तो आपका होनिंग में होता है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, होनिंग।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरिड आउट यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल। बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिष्करण किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो जहाँ पे बारीक जो फाइन एब्रेसिव मटेरियल यूज किया जाता है वो जो होता है आपका लेपिंग में होता है ना, उसमें आपका जो बारीक अपघर्षक पदार्थ है उसका उपयोग करके सटीक परिष्करण किया जाता है। सो आपका A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेपिंग है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका दिखा हुआ विच सरफेस इज बीइंग लेप्ड यूजिंग द स्प्लिट बुश सोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया स्प्लिट बुश का उपयोग करके किस तरह का लेप किया जाता है। तो ये देखोगे आपका सिलेंड्रिकल आकार में और ये इंटरनल है ना, मतलब ये एक जो एक्सटर्नल सरफेस होगा उस पर करा जाएगा। इस पर इंटरनल है मतलब एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर आएगा। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल स्पेस है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो सिलेंड्रिकल शेप को ही करा जाएगा, है ना। सो आपका A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाह्य बेलनाकार सतह को करने के लिए ये आपका स्प्लिट बूस का इस्तेमाल किया जाता है लेपिंग करने के लिए, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, है ना। ये आपका ये साइन बार है, उसमें एक्स पार्ट को चिह्नित किया है। ये आपका एक्स पार्ट है ये वाला। तो ये एक्स पार्ट क्या है, तो आपका साइन बार का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ साइन बार, साइन बार की लंबाई। A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑन इन द फिगर। इस पार्ट का नाम पूछा है, ये क्या है। तो साइन बार की ये हाइट दिखा है, स्लिप गेज का हाइट दिखा रखा है ना, हाइट ऑफ स्लिप गेज। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ स्लिप गेज। 14 नंबर है। ये क्वेश्चन भी आपका स्लिप गेज से ही। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्लिप गेज। क्यू दिया हुआ है 25 डिग्री, 25 डिग्री बराबर इतना है ना। साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा का जो मान है ना वो आपका 25 डिग्री है ना। ये होता है P/H, है ना। तो P आपका क्या है, A है, और H कितना है आपका 10, 100 है, 100 है ना। और ये आपका साइन थीटा का वैल्यू जो है 25 डिग्री, 25 डिग्री का वैल्यू 0.4226 है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका A आ जाएगा, है ना, मतलब हाइट आ जाएगा। तो 100 मतलब 42.26 आ जाएगा सीधा। सो 42.26 A2 में है। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए जो होता है वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंस्पेक्शन के लिए जो होता है आपका ग्रेड 0 का होता है, वो इंस्पेक्शन के लिए होता है ना। ग्रेड 00 जो होता है वो आपका कैलिब्रेशन के लिए होता है। कैलिब्रेशन, इंस्पेक्शन, उसके बाद आपका टूल रूम होता है। फिर आपका जो सबसे वो रोस्ट क्वालिटी होता है, बेकार होता है, वो आपका वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे क्या है ना, उतनी ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे करा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका विच प्रोसेस इज कैरिड आउट विद एब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, है ना। आंतरिक बेलनाकार सतहों को प्रोफाइल को सही करने के लिए अपघर्षक छड़ियों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो आपका होनिंग ये होता है जिसको आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल और सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो होनिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा A2। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के हैं। ये टोटल आपके 39 क्वेश्चन मिलेंगे ट्रेड थ्योरी के। उसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का मिलेगा साइंस का, और फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, फिर आपका 25 क्वेश्चन जो है वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं ना। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर विच इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल अब्रेसिव मटेरियल। तो जितने भी अब्रेसिव मटेरियल होते हैं सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि सबसे कठोर कौन सा है। तो ये आपका डायमंड जो है, डायमंड सबसे ज़्यादा होता है कठोर, ये 4 ऑप्शन में से, है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन द फिगर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है ना। तो स्लिप गेज यहाँ जुड़ा हुआ है और हाइट को कर रहा है ना। सो हाइट गेज, स्लिप गेज विथ हाइट, ये हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर है ना। सो A4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज फॉर जनरल वर्कशॉप। वर्कशॉप के लिए कौन सा होता है। तो ग्रेड 2 एक्यूरेसी जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो आपका ग्रेड 2 जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। A2 जो है आपका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्लिप गेज यूज फॉर इंस्पेक्शन, है ना। निरीक्षण के लिए प्रयुक्त स्लिप गेज का नाम, ग्रेड का नाम पूछा है ना इंस्पेक्शन के लिए। तो इंस्पेक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका ग्रेड 0 का होता है ना। अभी ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पहले भी था, इंस्पेक्शन के लिए पूछ रखा था। सो आपका ग्रेड 0 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक से छेद भाग का नाम क्या है? ये वाला पार्ट पूछ रहा है ना, तो ये आपका लैपिंग किया हुआ है ना, प्रोटेक्टर स्लिप। सो ये आपका प्रोटेक्टर स्लिप हो जाएगा। ये 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर पे। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द यूज ऑफ ग्रेड 00 एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज, है ना। सो ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये जो होता है आपका कैलिब्रेशन ग्रेड का होता है। सो A4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है विच टर्म रेफर टू द ऑपरेशन ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइजेज, है ना। सो कौन सा शब्द आकार बनाने के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने के संचालन को संदर्भित करता है? तो वो आपका रिंगिंग होता है। रिंगिंग में आपका स्लिप गेज को एक दूसरे से जोड़ा जाता है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिंगिंग। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए पेयर ऑफ स्पेशल जोज इन स्लिप गेज होल्डर, है ना। स्लिप गेज होल्डर में विशेष जबड़ों की एक जोड़ी का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? ये बेसिकली पूछ रखा है एडवांटेज, मतलब लाभ पूछ रखा है कि क्या है जो मतलब विशेष जबड़ों को एक साथ जोड़ी में उपयोग करते हैं। तो उस केस में जो होता है मतलब उसमें आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के दोनों आप माप ले सकते हो ना। सो A1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी और आंतरिक आयामों को मापने के लिए, है ना। ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। सो इसमें आपका पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्लिप गेज शोन इन द फिगर, है ना। इस फिगर में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया स्लिप गेज के अनुप्रयोगों का नाम पूछा है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो हम सेंटर का मतलब बीच का जो है ना सेंटर का दूरी उसको निकाल रहे हैं ना। ये आपका है ना चेकिंग सेंटर डिस्टेंस ऑफ होल्स, छिद्रों के केंद्र की जो दूरी है उसको जांच करने का काम किया जा रहा है ना। इस रोलर के बीच की जो दूरी है उसको जांचने का काम किया जा रहा है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रिल होल इन साइन बार। साइन बार के लिए ड्रिल किए गए होल का उद्देश्य क्या है? साइन बार में जो होता है ड्रिल होल, उसका मेन रीज़न क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका क्लैंपिंग के लिए यूज होता है ना। यहाँ पे ना ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका वेट का दे रखा है ना। टू रिड्यूस द वेट, वज़न कम करने के लिए। सो जनरली उसको क्या करा जाता है ना, क्लैम्प करा जाता है, कहीं पे भी क्लैम्प करके फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट लिया जाता है ना। A3 इसमें है टू रिड्यूस द वेट, है ना, वज़न को कम करने के लिए। लेकिन ये होगा नहीं, आपका क्लैंपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं 26 नंबर को, है ना। अगला आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो इस पे आपका है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेली सर्प, है ना। टेली सर्प जो होता है उसका उपयोग पूछ रहा है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो जो होता है आपका जो सरफेस टेक्सचर होता है उसको मापने के लिए किया जाता है ना। सो आपका A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। टू मेजर सरफेस टेक्सचर, सतह की बनावट मापने के लिए जो होता है आपका सरफेस टेक्सचर का मतलब टेली सर्प का ये उपयोग किया जाता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 28 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड एज सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। किसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है? सुपर फिनिशिंग पूछ रहा है। सुपर फिनिशिंग जो है ना ऑप्शन में आओगे तो आपका होनिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा आपका टॉलरेंस दिया जाता है ना, बाकी सब में कम होता है। इसमें आपका 0.25G मतलब 25 माइक्रोन तक का 10 माइक्रोन तक का होता है। इसमें 0.01 से लेकर 0.005 तक साइज होता है। ठीक है, मेरे को ठीक से वो याद नहीं आ रहा 10 तक है या 5 तक क्या है ना। इससे भी ज़्यादा आपका लेपिंग का होता है, 0.001 होता है, मतलब 1 माइक्रोन। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस एंड रिमूव टेपर, है ना। उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों को की प्रोफाइलिंग को सही करता है और टेपर को हटाता है ना। सो बेलनाकार जो सतह होते हैं उसको क्या करता है, प्रोफाइल उसका सही करता है और टेपर को हटाता है। तो उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो आपका वो होनिंग में होता है ना, होनिंग में ही करा जाता है, जिसमें आपका जो बेलनाकार सतह होते हैं उसकी प्रोफाइल को सही करता है और साथ ही टेपर को हटा देता है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, होनिंग। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक्सपर्ट का नाम पूछ रखा है, एक्सपर्ट का नाम क्या है?
सो ये आपका होनिंग टूल है, जिसमें से ये बीच का पार्ट पूछ रखा है। तो इसमें देखोगे ये स्टोन नहीं है, ये आपका ये ब्रॉन्ज गाइड हो जाएंगे, है ना। ब्रॉन्ज के जो गाइड हैं ये आपके ब्रॉन्ज गाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके ये स्टोन हो जाएंगे, है ना। ये ब्रॉन्ज गाइड हो जाएंगे चारों तरफ से। ये आपका होनिंग टूल है। सो आपका A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन। फ्रॉस्टिंग के बारे में पूछा है, फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का उपयोग क्या क्या है। तो फ्रॉस्टिंग बेसिकली जो उपयोग किया जाता है वो आपका खुरचने के लिए होता है, जो मतलब तेल कहीं पे लगा हुआ होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए। तो टू इंक्रीज द ऑयल रिएक्शन रिटेंशन ऑन स्क्रैप्ड सरफेस, है ना। खुरचने वाली सतहों पर तेल प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए जो होता है उसमें आपका फ्रॉस्टिंग करा जाता है ना। A3 जो आपका राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज शोन इन द फिगर। इसमें चित्र में दिखाया गया सख्त करने की कौन सी विधि को दिखाया गया है। तो ये आपका पैक कार्बोराइजिंग का है ना। ये आपका A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैक कार्बोराइजिंग। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच प्रोसेस रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, है ना। कौन सी प्रक्रिया स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करती है ना। तो वो आपका नॉर्मलाइजिंग में होता है, जिसमें आपका स्टील कंपोनेंट का मतलब रिफाइन करता है ग्रेन स्ट्रक्चर को, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। तो आपका A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन अ हीटेड सॉल्ट बाथ, है ना। गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो हीटेड सॉल्ट बाथ में जो होता है आपका पैक कार्बोराइजिंग कराया जाता है ना। सो A3 जो आपका लिक्विड कार्बोराइजिंग करा जाता है ना। सॉल्ट बाथ में जो होता है लिक्विड कार्बोराइजिंग होता है। सो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ट्रीटमेंट प्रोसेस इंप्रूव द मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल। तो कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है। तो आपका एनिलिंग में होता है, जो आपका मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी उसमें इंड्यूस करने का काम करता है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनिलिंग। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच मेटलिक कोटिंग इज डन बाय रोलिंग द लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल, है ना। कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है। इसमें पूछा है कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर, मतलब बेस मेटल पे पूछ रहा है, बेस मेटल पे रोल करके की जाती है। तो उस केस में जो होता है आपका क्लैडिंग होता है। क्लैडिंग नाम का एक होता है मेटल कोटिंग प्रोसेस होता है। उसमें आपका जो होता है जो रोलिंग करा जाता है लेयर ऑफ मेटल एंड बेस मेटल ऑन द बेस मेटल। जो बेस मेटल होता है उसके ऊपर रोलिंग करी जाती है, जो मेटल जिस पे करना होता है। तो आपका क्लैडिंग प्रोसेस होता है ना। जैसे आपका स्प्रेइंग हो गया, गैल्वनाइजिंग हो गया, इसी तरह से क्लैडिंग भी एक प्रोसेस है ना, जिसमें आपका मतलब जो रोल करके ही की जाती है इस पर। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच टाइप ऑफ की इज स्क्रूड ऑन द साफ्ट की वे, है ना। साफ्ट की वे पर किस प्रकार की कुंजी लगाई जाती है। तो साफ्ट की वे पर जो होता है फीदर कुंजी कुंजी लगाई जाती है ना। सही आपका A1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, फीदर की। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो नॉर्मलाइजिंग करने का जो मेन उद्देश्य होता है ये आपका रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और खिंचाव को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करी जाती है ना। सो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। परिधि क्या होता है। पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका यहाँ से वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का आ गया। तो परिधि पूछ रखा है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो आपका 2 पाई आर होता है ना। 2 पाई आर होता है आपका वृत्त का परिधि, और पाई आर स्क्वायर जो होता है आपका क्षेत्रफल होता है ना। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया का वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है, तो आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच लाइन इज कॉल्ड कोड, मतलब जीवा पूछ रहा है ना। जीवा किसको बोलेंगे। तो A से B जो लिखा है ना वो आपका जीवा है। ये आपका A B A2 जो है राइट आंसर है।
विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसमें पूछा है कौन सा प्रतिबल इसमें लगा हुआ है ना। तो इसमें आप देखोगे ना एक दूसरे की ओर खींचा जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका उल्टा लग रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, एक दूसरे को कंप्रेस्ड कर रहा है ना, तो आपका संपीड़न प्रतिबल हो जाएगा। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़न, सॉरी संपीड़न नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये ना एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये करा जा रहा है क्या, शियर स्ट्रेस करा जा रहा है ना। सो आपका ये कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। सो A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका शियर स्ट्रेस हो जाएगा है ना, क्योंकि ये इधर एक जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं। अगले क्वेश्चन पार्ट है 43 क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, विकृति की इकाई क्या होती है। तो विकृति की किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेन, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ना। सो आपका ये 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा विकृति की। 44 नंबर क्वेश्चन है इसमें, विच सिंबल इज यूज फॉर एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, है ना, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, है ना, लंबाई में परिवर्तन जो होता है उसको जो दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका, ये आपका सिग्मा 1 करके है वो होगा, है ना। A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नॉर्मल लेंथ का जो होता है ये L होता है, बाकी आई तो होता ही नहीं, आई ये आपका हो जाएगा, छोटा L करके लिखा है सिग्मा L, चेंज इन लेंथ हो जाएगा ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है 45 नंबर। रिवेटेड जॉइंट है वो किस प्रकार का जॉइंट है, वो परमानेंट जॉइंट होता है ना, स्थायी जॉइंट बोलते हैं उसको। A1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट, इस रिवेट का नाम पूछा है, तो ये आपका स्नैप हेड का रिवेट है। A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्नैप हेड रिवेट है ये, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे आपका विच मटेरियल पाइप इज यूज फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए PVC पाइप का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो आपका ना कभी कभी ये चीज़ें चेंज, इसमें आपका ऑप्शन चेंज मिलेगा, तो कभी कभी ये PVC की जगह जो है ना एस्बेस्टस का भी साथ में आता है। तो आप जब नीमी में पढ़ोगे ना तो आपका एस्बेस्टस पाइप दिया हुआ है, और इसमें जैसे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे गए थे तो इसमें आपका PVC पाइप है ना, क्योंकि ये सवाल अभी रिसेंटली NCL में पूछा गया था, उसमें आपका NCL में बताया गया है कि PVC नहीं है एस्बेस्टस है, और यहाँ पे आपका एस्बेस्टस का ऑप्शन ही नहीं है ना। उसका नीमी में मैंने देखा तो एस्बेस्टस भी दिया हुआ है, या ये आपका PVC भी है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी दिखा है क्योंकि एस्बेस्टस जो होता है कंक्रीट की होती है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड, है ना। अब ये कंफर्म नहीं करा है कि किस साइड का करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो आपको ऑप्शन में भी एक ही मिलेगा। ये जैसे प्लग है ना, बाहर का या भीतर का ऐसे नहीं मिल रहा है, एक ही चीज़ मिल रहा है आपको, प्लग जो इंटरनल होता है। निम्न में से किसका प्रयोग पाइप के एक सिरे को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। सो प्लग होता है, प्लग का इस्तेमाल क्या होता है, इंटरनल जो इसमें थ्रेड कटे होते हैं पाइप में, उसमें आपको ब्लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एकोमोडेट 4 पाइप इन पाइप फिटिंग, है ना। तो ऐसे मतलब ये 4 फिटिंग होगा, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे देखो तो अब क्रॉस बन रहा है, तो इसको क्रॉस बोलते हैं ना। निम्नलिखित से कौन सा एक पाइप फिटिंग 4 पाइपों को समायोजित करता है, 4 को समायोजित कर दिया तो ये आपका क्रॉस हो जाता है ना। A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड। सो पाइप थ्रेड का जो एंगल होता है, मतलब मिला के वो कितना होता है, तो आपका 55 डिग्री का होता है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच वन विल हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और ये टोटल 25 क्वेश्चन है ना। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, कुछ कुछ ग्रामेटिकल जो हैं वो आपके सारे इंग्लिश में है, बाकी चीज़ें तो हैं हिंदी में भी दिए गए हैं ना। जैसे इसमें लिखा है, विच वन विल हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कौन सी हमारी जो होता है सबसे ज़्यादा मदद करता है, तो वो आपकी हॉबीज़ जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा मदद करती है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हॉबी, मतलब क्या आपको पसंद है बोल के, है ना, कोई चीज़ करना, वो चीज़ हॉबी होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ए गुड रेज्यूम नीड टू बी चेकड, है ना। एक अच्छे बायोडाटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वो क्या है।
सो आपका होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, फ्री फ्रॉम स्पेलिंग हो गया और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, A3। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है रोल मॉडल, पीपल टू फॉलो देम। तो मतलब रोल मॉडल जो होते हैं उनको लोग, आप मान के चलो आप किसी को अपना रोल मॉडल मान रहे हो, है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं उससे आप इंस्पायर हो रहे हो, जब भी जाकर उनसे उनको आप फॉलो फॉलो कर रहे हो, है ना। सो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंस्पायर हो जा रहा है मतलब उससे आप थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे उसको, आप प्रेरणा मिल रहा है आपको, है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंस्पायर। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 54 नंबर क्वेश्चन है द कंडीशन इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड, है ना। किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है, वो क्या कहलाता है। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं ना, वो आपका इन्वायरमेंट में होता है ना। मतलब क्या होता है, ये व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है, तो वो आपका इन्वायरमेंट होता है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण होगा, है ना। पर्यावरण से ही लोगों के मतलब वस्तु पे या फिर व्यवहार पे ये परिस्थितियाँ ये चेंज करने को मिलती है, क्योंकि जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा उसी के हिसाब से आप ढलोगे। 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो विच काइंड ऑफ पर्सन आर विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एन एग्जाम्पल ऑफ। किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार हो गया, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं। सो आपके रोल मॉडल जो होते हैं ना, उन्हीं के बिहेवियर्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर ध्यान देते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं। तो आपके रोल मॉडल के देते हैं ना, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उनसे आप प्रेरणा लेते हो, है ना। सो A3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है। इसमें खाली स्थान को भरना है, फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड सो एज टू बिकम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कुछ उसमें मिसिंग, उसके बाद फिर खाली स्थान को भरने के बाद जो है ना, एक सार्थक जो है वाक्य बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर, है ना, अ कॉफ़ी शॉप। मतलब उस एरिया में क्या है, एक कॉफ़ी शॉप है, तो देयर आर ए कॉफ़ी शॉप, तो देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप हो जाएगा, है ना। देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप। देयर के साथ आर लगता है या इज लगता है, तो देयर के साथ आर लगता है, तो देयर आर अ कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाए। A1 देयर इज होगा, है ना, देयर इज नेक्स्ट टू, ये आपका है। A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप, मतलब यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है और आगे जो है आपका पार्क है। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो पानी का जो मतलब हार्वेस्ट करना है, बचाव करने के लिए, जो टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, मतलब जो सूखा आता है ना या ड्राई हो जाता है, उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स होगा, है ना। वो मदद करता है, जो जो आपका सूखा उखा पड़ता है या पानी की कमी पड़ती है, उससे आपको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पानी को जो है अंडरग्राउंड करते हो, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपका हाँ सूखापन को कमी मतलब उससे सहायता करता है, तो हेल्प्स हो जाएगा, है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेल्प्स, अच्छा सॉरी 4 में है ना, हेल्प्स हो जाएगा। इसमें खाली हेल्प है ना, हेल्प्स हो जाएगा। A4 जो है आपका राइट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ भी खाली स्थान है, इसमें भरना है देयर आर मेनी डूज एंड डोंट, है ना। यहाँ पे बहुत हाँ और ना के हैं। टू बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन, मतलब एक इंटरव्यू की बात कर रहा है, तो सारे में इंटरव्यू ही हैं ऑप्शन। टू बी, हाँ, तो यहाँ पे टू बी आइडेंटिफाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें डूज एंड डोंट्स जो है ना, टू बी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा इसके बाद, तो आइडेंटिफाइड है इसमें। और इसमें इसमें इंटरव्यू लिख रखा है, इसमें आपका इंटरव्यू है खाली, है ना। ये आपका फर्स्ट फॉर्म लास्ट में आएगा। अटेंडिंग ये आपका जैसे फोर्थ फॉर्म है, तो लास्ट में आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आपका आइडेंटिफाइड है, इंटरव्यू हो जाएगा। तो मतलब देयर आर मेनी डूज एंड डोंट है, जो आपको पहचान करना है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं या जाओगे। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मिसकम्युनिकेशन कैन बी लीड टू। तो मिसकम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि आपसे जो बात होगी ना, वो सही तरीके से हुआ नहीं हुआ, उस चीज़ का है। सो उससे क्या होता है, संचार क्या होता है आपका,
ये आपका मतलब गलतफहमी पैदा करता है ना। यदि आपका बात सही से नहीं हो पाया तो उसमें गलतफहमी ज़्यादा पैदा होती है, तो क्रिएट मिस अंडरस्टैंडिंग है ना। सो ए टू जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रभावी संचार जो होता है उसके लिए आपका मतलब आपको केयरफुली सुनना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा, है ना। सो ये आपका A3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। लिसन एंड टॉक केयरफुली, मतलब ध्यान से सुनना और बात करना चाहिए। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है। सो आपका फ्रस्ट्रेशन या फिर डिसअपॉइंटेड जो होता है वो आपका हताशा या निराशा जो है यही आपका स्ट्रेस है। A4 जो है आपका राइट आंसर है ना। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़, उच्च भावात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है, वो क्या होता है, तो उसके पास लॉट्स ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है। जो मतलब उच्च भावनात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास होता है पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है ना। सो आपका A3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं उसके पास। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड, है ना। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना। A1 जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, द वर्ड रिज्यूमे कम्स फ्रॉम फ्रेंच एंड मीन्स। सो रिज्यूमे शब्द जो है फ्रेंच भाषा से आया और इसका अर्थ क्या होता है। सो इसका जो अर्थ होता है समरीज कह सकते हैं इसको। समरी मतलब उसमें सारा कुछ है, छोटे छोटे शॉर्ट और गुड बोलते हैं ना, तो ये आपका समरी होता है ना। सो A1 जो है संक्षेप में लिखा होता है रिज्यूमे में। सो A1 जो है राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिज्यूमे। सो बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें आपका जो होता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन डिटेल हो गया, स्किल हो गया और वर्क एक्सपीरियंस हो गया, है ना। सो आपका A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपर्क जानकारी हो गया, शैक्षणिक विवरण हो गया, कौशल हो गया और कार्यानुभव हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब द कवरिंग लेटर शुड बी ईजी टू रीड बाय मीन्स ऑफ, मतलब नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को जो होता है खालिस्तान के माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वो जो होता है आपका जो छोटा पैराग्राफ में लिखोगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखोगे अलग अलग करके ना, तो वो आसानी से पढ़ा जा सकता है। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिज्यूमे, मतलब रिज्यूमे तैयार करते हो, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू डू इज है, मतलब आपका बायोडाटा तैयार कर दिया उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण कदम होगा वो क्या होगा, तो आपका प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू हो जाएगा, है ना। सॉरी रिज्यूमे आपने बना दिया, उसके बाद जो अगला स्टॉप है ना, स्टेप जो होगा, रिज्यूमे बनाने के बाद उस चीज़ को भेजना भी तो है, तो वो आपका एक कवर लेटर हो जाएगा ना। राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना जो है उस चीज़ का होगा। उसके बाद इसके बाद जो है आपका इसको भेजोगे, लिख दिया आप भेजोगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू अटेंड करोगे ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो वाइल रिव्यूइंग ए रिज्यूमे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, है ना। बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात पर ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप बायोडाटा बना रहे होते हो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है वो आपका स्किल्स को हाईलाइट करना और क्वालिफिकेशन को जॉब के साथ मैच कराना है। नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता का उस पर प्रकाश हमेशा डालना चाहिए। सो A4 जो है राइट आंसर है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है, वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड मेंशन इन द कवरिंग लेटर इज। सो नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का जो है उल्लेख होना चाहिए। तो उसका क्या होना चाहिए, तो वो आपका इसके लिए रीज़न फॉर सुटेबल फॉर द रोल, है ना। भूमिका के लिए उपयुक्त कारण आपको लिखना पड़ेगा, तो यही आपका सबसे उपयुक्त होगा, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है क्या, ये आपका हो जाएगा ना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग द सेट ऑफ रूल्स, है ना। ये आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू। निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है। तो इसमें आप गुड मॉर्निंग करके बोलोगे, ये आपका फॉर्मल होता है ना। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद, ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। बाकी सारे जो है हाय हेलो हे, ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं ना।
72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन। फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन का उदाहरण इसमें से पूछ रखा है, कौन सा है ना। सो ये आपका ईमेल लिख रहे हो ना जो मैनेजर को, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। रिटर्न कम्युनिकेशन, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन। सो A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो इसमें आपका ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इफ़ यू कुडंट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, जब आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन को या फिर सुने नहीं हो, सो उस टाइम पे आपको व्हाट वुड यू से, मतलब आपको क्या बोलना चाहिए उस टाइम पे, उसके बारे में पूछा है। तो उस टाइम पे आप मतलब सॉरी बोलोगे बिना हिचकिचाए हुए, मतलब सॉरी बोलोगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। सो A1 जो है राइट हो जाएगा, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, कृपया आप जो प्रश्न है उसको दोबारा दोहरा सकते हैं क्या। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स सो वॉज गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए दर्शाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके हिसाब से पूछा है कौन सा है सबसे बढ़िया फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, है ना। सो ये आपका हो जाएगा, है ना। A3 में जो लिख रखा है माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल, है ना। ये जो है सबसे ज़्यादा इन तीनों 4 ऑप्शन में से दिख रहा है। सो A3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेरे टॉप 3 कौशल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हो गया, टीम वर्क और दूसरा डिटेल पर ध्यान देना। सो इसके द्वारा मतलब अच्छा गुड कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये माना जाएगा, है ना। 75 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको PDF की ज़रूरत पड़ेगी, तो PDF आपका मिल जाएगा। टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपका क्या है कि आपका टोटल जो जितने क्वेश्चन हैं उसके सारे आंसर दिए हुए हैं, है ना। एक क्वेश्चन इसमें से डाउट मेरे को लगा, है ना, बाकी सारे आंसर दिए हुए हैं, तो आप खुद से भी देख सकते हैं इसका आंसर। तो मैं ये अपलोड कर दूंगा, जो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम का चैनल है ना, उसका आपका लिंक मिल जाएगा। आते प्रोफाइल में जाओगे यूट्यूब का, वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है ना, व्हाट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें से देखोगे जो भी आप ऑफिस से बाहर बात करते हो तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है ना। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये इस पे लिख रखा है, ऑफिस मतलब आउटसाइड दिख रखा है ना, कैजुअल कन्वर्सेशन आउटसाइड द ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट, है ना। सो जो भी आप ऑफिस से बाहर बात कर रहे हो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर जो कैजुअल कन्वर्सेशन होता है वही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इस तरह से आपके टोटल 75 जो क्वेश्चन हुए हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसका PDF आपको जैसे पता है PDF तो मिल जाएगा आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट्स आती है या फिर गवर्नमेंट जॉब से अपडेट आती है वो आपको लगातार मिलते रहेगा, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं और धन्यवाद। जय हिंद।